पढ़ रहे थे और रक्त में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ा था कि भाई रक्त के अंदर दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, दूसरा जो पार्ट है वो कणिकाएं। प्लाज्मा हमने पढ़ लिया था कि भाई इतने परसेंट होता है, 55 से 60% के बीच में, 55 या 60%, सॉरी 55। उसके बाद में इधर रास्ते में मत बैठो ना, इधर आ जाओ, जगह पड़ी है ना। इसमें प्लाज्मा के बारे में और तो सब हमने पढ़ ही लिया था। एक प्लाज्मा के रंग के ऊपर तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चन देखे, तो प्लाज्मा का जो रंग है वो कुछ जगह तो रंगहीन बताया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगह जो ये देखा गया तो ज़्यादातर कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि पीला और हल्का सा लालपन लिए हुए पीला होता है। ये बात हम वैसे कर चुके हैं। कुछ जगह ऑप्शन जो है क्वेश्चनों में हल्का पीला भी आया हुआ है, तो वो खैर चलो एक ही बात है। एक जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई इसका रंग पीला किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखना हमारे खून के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें, यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, ग्लूकोज, बहुत सारी चीज़ें। उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ होती है बिलिरुबिन। ये जो बिलिरुबिन होता है, इस बिलिरुबिन के कारण ध्यान रखना कि प्लाज्मा जो है उसका रंग क्या होता है, पीला होता है। अगर ये बिलिरुबिन बढ़ जाए खून के अंदर तो इसी की वजह से वो पीलिया जो रोग होता है, वो पीलिया यानी कि खून का रंग जो है लाल की बजाय पीला होने लगता है, वो इस बिलिरुबिन की वजह से। तो ये एक बात रह गई थी प्लाज्मा के बारे में, जब भी मैंने क्वेश्चन देखे तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो है बिलिरुबिन के कारण इसका रंग, ठीक है, पीला होता है। कणिकाओं में हमने पढ़ लिया था आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटिलेट्स। तो इनके वैज्ञानिक नाम पूछे हुए हैं, जैसे मैंने बता दिया था कल आपको, इसका एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट। उसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे उसका क्या होता है। फिर इसके बाद में आरबीसी का भी कई क्वेश्चनों में कार्य पूछा गया है कि ये कार्य क्या होता है। तो ध्यान रखना वही कार्य होता है जो हीमोग्लोबिन का, क्या, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। अब ये जो आपकी बुक है इसमें दे रखा है कि भाई एक अणु जो है, ये एक अणु 4 जो ऑक्सीजन के अणु है, हीमोग्लोबिन का एक अणु क्या करता है, 4 क्या करता है, वो ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। यानी एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन बंधते हैं? 4 बंधते हैं, ठीक है। ये जो है एक, ये जो आरबीसी है यानी कि खून है, ये हमने पढ़ा था कि किस में बनता है, अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है। और एक बात और है कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है उस समय उसकी हड्डियाँ इतनी डेवलप नहीं होती है, उसका अस्थि मज्जा। तो भ्रूणीय अवस्था में ध्यान रखना खून का निर्माण है वो लीवर में होता है, यकृत में होता है। जो भ्रूण होता है यानी कि आप समझ लें कि भ्रूण का मतलब है कि जो बच्चा है वो माँ के पेट में जब तक रहता है वो क्या होता है, भ्रूण होता है। तो भ्रूणीय अवस्था में जो है यकृत के अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद एक जो है मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड बैंक है,
हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? हाँ, तिल्ली और क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो एक इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन कुछ जगह ऑप्शन में ये तीनों नाम लिखे हुए हैं इसके, यानी स्प्लीन ये ऑप्शन है, फिर प्लिया ये भी ऑप्शन है, और तिल्ली, और चौथा ऑप्शन प्रोक्सबी। ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन जो है आईएएस प्री में आया हुआ, क्योंकि अब जनरली गलती क्या होती है कि सीधे ही हमने स्प्लीन देख लिया या प्लिया देख लिया या तिल्ली देख ली, पहले ही ऑप्शन होगा, मान लो जो हमें याद हो वो ही ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो जनरली कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरे ऑप्शन है उसकी तरफ देखते भी नहीं है, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही चीज़ है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, इस वजह से ये बात आप लोग ध्यान रखना कि उपरोक्त सभी, यानी आपको तीनों नाम याद रखने हैं। और कहीं कहीं बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखे, उसमें दो दो ऑप्शन ये दिए हुए थे, स्प्लीन और प्लिया, और उसमें एक ऑप्शन था उपरोक्त सभी। अब देखिए, इसलिए हमें इंग्लिश का भी बायोलॉजी में जो है इंग्लिश के वर्ड्स का भी ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। ये आज मैंने क्वेश्चन देखे तो उससे मुझे पता चला। फिर अब यहाँ पर जो मलेरिया रोग होता है, उस मलेरिया रोग के अंदर जो मलेरिया का जो सूक्ष्म जीवी है जिसको प्रोटोजोन बोलते हैं, ये प्रोटोजोन क्या होता है, आरबीसी में घुस जाता है, और आरबीसी में घुसता है और आरबीसी को तोड़ के निकल जाता है। इस वजह से मलेरिया में खून की कमी हो जाती है, और मलेरिया ज़्यादा होने पर ध्यान रखना वो यहाँ पे भी अटैक कर देते हैं। तो उसका जो स्प्लीन है, वो स्प्लीन क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसकी जो तिल्ली है, वो तिल्ली क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है मलेरिया की वजह से। ध्यान रखना, मलेरिया भी पहले जानलेवा बीमारियों में से थी, इससे भी बहुत लोग मरते थे। पहले इतने मच्छर होते थे और इलाज नहीं था, मेन तो बात यह है। लेकिन आजकल तो है, सरकारों ने इसके खिलाफ अभियान चला के मलेरिया उन्मूलन के, और बहुत हद तक इसको रोक दिया है। तो अब ऐसी बात नहीं है, अब भी होती है मौतें, लेकिन कुछ रेयर केसेज में कि बहुत ज़्यादा बढ़ने पर ही मलेरिया जो है उसके वजह से मौत होती है। अब ये इतनी जानलेवा बीमारी नहीं रही। ठीक है। इसके बाद में जो WBC है, अब WBC के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, मैंने आपको इसके 10,000 बताए थे। ये संख्याओं के अंदर कंट्रोवर्सी है, आपकी बुक के अंदर इसकी संख्या लिख रखी है कि नॉर्मल 6,000 से, और मैंने वैसे आपको मेडिकल टर्म्स में बता दी थी कि मेडिकल टर्म्स में 3,000 से 11,000 तक इसको माना जाता है नॉर्मल। तो मेडिकल लाइन में डॉक्टर वगैरह हैं, उनके अकॉर्डिंग 3 से 11,000 तक। बाकी अब अलग अलग बुक में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो फिर भी इसके बाकी ध्यान रखना, आपके जो दूसरे ऑप्शन होंगे वो इस रेंज से बाहर होंगे, 3,000 से 11,000 की रेंज से बाहर होंगे। अगर इस रेंज के हो गए तो फिर वो क्वेश्चन विवादित हो जाएगा, यानी फिर उसके एक से ज़्यादा ऑप्शन उनको सही मानने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना कि किसी के अंदर आरबीसी की जो संख्या, इसके WBC की जो संख्या है, ये WBC की संख्या बढ़ती है, ये भी हमने कल बात कर ली थी। इसका मतलब उसके शरीर में क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है, यानी कि उसको संक्रमण है। अब यहाँ ध्यान रखना, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि एड्स,
ये जो एड्स है ये क्या है? तो एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है वैसे, लेकिन जो एड्स का वायरस होता है HIV, वो HIV वायरस जो है इस WBC को ख़त्म कर देता है। हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, कल मैंने आपको बता दिया था कि जो एंटीबॉडी बनाती है वो कौन बनाती है? WBC बनाती है। तो ये WBC जो है, इस WBC को, ठीक है ना, WBC को ख़त्म कर देता है ये, ठीक है। और इसके वजह से इसकी संख्या इससे भी कम हो जाती है, 3000 से भी कम हो जाती है। यही एड्स का लक्षण होता है कि जब उसकी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, इसी का नाम एड्स है। वैसे एड्स कोई बीमारी नहीं है, यानी वो आपके वैसे कोई शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इम्यूनिटी पावर कम हो जाने की वजह से जो है WBC की संख्या में लगातार गिरावट आती है, ठीक है। अब देखिए, ये तो इसके कम की बीमारी है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये WBC क्या करती है कि कोई कीटाणु आया, इसके अंदर WBC के भी 5 प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है न्यूट्रोफिल। तो ये क्या करते हैं, सारे ही वैसे ये बड़ा आकार का होता है, ये क्या करते हैं, उसको, उस कीटाणु को खा जाते हैं। समझ में आ गया ना? उसको क्या कर लेंगे, खा जाएंगे। आप हमारी भाषा में बात करें तो ये उसको खा जाएंगे, खा के मार देंगे उसको। तो कीटाणुओं को, जो सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर चले जाते हैं, उनको मारने का ये काम करते हैं WBC। कभी कभी किसी बाहरी कारण की वजह से, पर्यावरणीय कारक की वजह से, और ख़ास तौर पे रेडिएशन की वजह से, रिसर्च में ये देखा गया है कि रेडिएशन की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि WBC जो है उसको गलतफहमी हो जाती है, यानी कि वो, आप समझें कि पागल हो जाती है। WBC जो होती है वो पागल इसलिए हो जाती है कि वो हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगती है, और हर किसी को अपना दुश्मन समझने लगती है तो शरीर के दूसरी कोशिकाओं को, RBC वगैरह को, दूसरी चीज़ों को शरीर की, वो मारना शुरू कर देती है। और मारने की वजह से, इस वजह से WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, लगभग 50,000 से भी ज़्यादा किसी के खून में इसकी संख्या हो गई। इस चीज़ को कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्या होता है? तो ब्लड कैंसर का मतलब है कि आपका खून ही आपको नुकसान पहुंचाने लग गया, यानी जो रक्षा के लिए थी, जो रक्षक है वही भक्षक हो गया। जो आपकी रक्षा करता था, अब वही आपके शरीर के दूसरी कोशिकाएं हैं उनको मारने लग गया। इस रोग को ब्लड कैंसर कहते हैं। तो ध्यान रखना, ब्लड कैंसर में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी के अंदर WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस WBC को ल्यूकीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ये तो जनरल नाम है, वैसे ये ल्यूकीमिया हो जाता है। तो WBC, इस ब्लड कैंसर का ये मतलब है, मतलब कि WBC को गलतफहमी होगी और फिर वो मारना शुरू कर देती है। अच्छा, ये बता रहा है कि एड्स के अलावा टाइफाइड में भी इसकी संख्या कम हो जाती है। और देखिए, ये कम हो गई, एड्स में तो होती है, हालांकि एड्स में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, टाइफाइड में थोड़ी बहुत कुछ कम होती होगी, लेकिन अपने को बस थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई टाइफाइड में भी ये कम हो जाती है। और अब यहाँ पे जो WBC है, ये WBC जो है ये 5 प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया। अब इस 5 प्रकार को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कणिका में WBC। कणिका में WBC बस यही है कि आप इस WBC को देखोगे तो ये इन WBC को देखने पर आपको छोटे छोटे
कणों के रूप में ये दिखाई देगी माइक्रोस्कोप से अगर आप इसको देखेंगे। और ये जो इनको कणों को इंग्लिश में ग्रेनुअल बोलते हैं, तो ये ग्रेनुलोसाइट भी इनको कह सकते हैं। और 5 में से ये 3 हैं, इनके आप नाम याद रख लेना, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल ये कणिका में है। और बाकी के जो 2 हैं वो 2 क्या होते हैं, अकणिका में है, और 2 के नाम ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जो है, इसके अलावा लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट और गामा लिम्फोसाइट। ये मोटा मोटे आप इनके नामों के जो प्रकार हैं, इन प्रकार को जो है आप याद रख लेना। उसके अलावा अब जैसे देखिए, इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर खून में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे अब उस खून को। तो इसके ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं, बताइए। प्लाज्मा, दूसरा अगर खून में से आरबीसी को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा उसमें, अब क्या बोलेंगे उस खून को, ध्यान रखना, प्लाज्मा बोलेंगे। मैंने कल आपको बताया था ना कि सबसे ज़्यादा संख्या इस लाल रक्त कणिकाओं की होती है, इसी की वजह से खून का रंग लाल होता है। तो जब आपने इसको निकाल दिया तो निकालने के बाद अब जो चीज़ बची उसको प्लाज्मा कहते हैं। WBC के प्लेटलेट्स की संख्या इतनी कम होती है कि उसको आप गिनती के काबिल नहीं, समझ में आ गया ना। अब देखो कहाँ 50 लाख है, 50-55 लाख है, और कहाँ ये 3 से 11,000 और यह 6 से, अब अलग अलग हिसाब से अलग अलग होती है। आप किसी इन्फेक्टेड वातावरण में रहते हो तो थोड़ी 10-11,000, 8,000 इस तरह से आपकी रहेगी। नॉर्मल वातावरण है तो आपके और कम हो जाएगी। तो इस तरह से तो ध्यान रखना, ये प्लाज्मा बनता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बार प्लेटलेट्स की। तो जो प्लेटलेट्स है, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। और ध्यान रखना, जो खून का जो थक्का जमाना है, रक्त का थक्का जमना, ये रक्त का थक्का जमने की जो प्रोसेस है, ये रक्त का थक्का जमने के इस काम इसका है। समझ में आ गया ना, प्लेटलेट्स का रक्त का थक्का जमाना जो है ये इसका काम है। जब आपको चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद जब खून बहता है और कुछ समय बाद खून बहना बंद हो जाता है, तो ये काम किसका है, प्लेटलेट्स का है। ये प्लेटलेट्स ये काम करता है कि खून का थक्का जो जमना है उसके अंदर हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो फिर आपको ब्लड लॉस हो जाएगा और ब्लड लॉस से जो है मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें होती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये वाले जो चीज़ें होती है जो इसको जमने नहीं देते हैं, लेकिन हवा की उपस्थिति में आते ही वो इसको क्या कर देते हैं, ये जम जाता है हवा से क्रिया करके। इस प्रकार से ये प्लेटलेट्स के बारे में। अब आप एक बार इसको देख लो, क्या होता है देखिए, मैंने आपको इसकी इंग्लिश बताई थी। कई बार क्या होता है हिंदी में, कई बार ये एंटीकोगुलेंट
प्रतिस्पंदक का मतलब है जमने से रोकने वाला, जो खून को जमने से नहीं रोकता, जमने नहीं देता शरीर के अंदर ये खून जम गया तो मृत्यु हो जाएगी हमारी। प्रतिस्पंदक यानी कि जमने से जो रोकता है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन के अभी प्रोथ्रोम्बिन क्या कर देगा, मैंने बताया था ना प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन है और वो फाइब्रोनोजन है, इनको ये सक्रिय नहीं होने देता। हालांकि काफी लंबी थोड़ी प्रोसेस है, इसकी बात नहीं है। तो मेन बात यहाँ यही है, अब क्वेश्चन ये घुमा के दिया है कि कौन सा जो है वो इसको क्या करता है, खून को जमने से रोकता है। हमारे शरीर में ऐसे कौन सी चीज है खून को जमने से रोकती है, ठीक है ना। ये इसके है और इसकी व्याख्या भी दी है। ये देखिए, ये मैंने जैसा कि बताया था कि ये 3 चरण होते हैं इसके। एक प्रोथ्रोम्बिन, हालांकि इतना आपके 10th लेवल के उसके अंदर जरूरी नहीं है, इसलिए पूरी प्रोसेस समझाएगी ये। लेकिन ये कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं, ठीक है। मेन काम हमने पढ़ लिया था कि भाई फाइब्रोनोजन होता है, ये फाइब्रोनोजन फाइब्रिन और प्लस लाल व श्वेत गंभीर कणिका है, इसको संगठित कर देता है। दो थ्रोम्बिन कहाँ से आता है, एक से आता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन डिम्बाणु से टूटता है। डिम्बाणु क्या होता है, प्लेटलेट्स का हिंदी में नाम डिम्बाणु भी है, ध्यान रखना। देखिए कई बार हिंदी इंग्लिश की वजह से बड़ी समस्या होती है, आपको नहीं हमारे को भी कई बार लगता है। केमिस्ट्री में भी कई बार क्वेश्चन आता है, उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ये क्या चीज है, हमने कभी देखी नहीं। जब हम इंग्लिश देखते हैं तब पता चलता है जैसे ये इसको गया है, जो कि हिंदी का पता नहीं। हर एक जो किताब लिखता है वो एक नया ट्रांसलेशन पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आता है, उसका अनुवाद जो है वो, ठीक है ना। इस अनुवाद का बड़ा मसला है, सारी जो गड़बड़ होती है वो अनुवाद के कारण से ही होती है। जो ट्रांसलेशन है, जो ट्रांसलेशन होते हैं, ये ट्रांसलेशन बड़े, अब क्या होता है कि आजकल जो है ये मानव हृदय का पीएच है 7 ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसमें नहीं बताई थी आपको, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि मानव हृदय का जो पीएच है वो मतलब प्रकृति कैसे होगी, 7.4 होगा तो प्रकृति कैसे हो जाएगी। उसके बाद इसमें देखिए ये बात इसमें रहेगी, कुछ चीजें हमें हमेशा तब आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन करते हैं जब प्रॉब्लम समझ में आती है कि श्वेताणु, ये आरबीसी का नाम है, जैसे डिम्बाणु उसका नाम है ना प्लेटलेट का, उसी तरह श्वेत रक्त कणिका का डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, श्वेताणु, इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है इसमें स्टेन के बीच के आकृति का केंद्रक होता है, केंद्रक ध्यान का आरबीसी में नहीं होता है, सिर्फ आरबीसी की बात होती है। डब्ल्यूबीसी इसमें केंद्रक होता है, भक्षणकारी होता है, मैंने बता दिया था आपको, खा जाते हैं ये जीवाणु वगैरह, 200 अंदर चला गया। तो ये जो मोनोसाइट होता है, जो मोनोसाइट, ये मोनोसाइट जो है, ठीक है ना। अब इसका भी ये देखिए नाम है हिंदी में नया ट्रांसलेशन, तो आप पहले समझना देख लेना कि मोनोसाइट, मोनोसाइट जो है इसका, इसमें मोनोसाइट का भी अनुवाद कर दिया। नाम का वैसे अनुवाद नहीं होता है, आपका जो नाम है वो किसी भी भाषा में, अरबी में, फारसी में, उर्दू में। अभी देखो ये सब पढ़े लिखे के नमूने, ये देखो ये कि वो उसने देखा, उसको साइंस नहीं आते थे, इससे साफ पता होता है मोनोसाइट बताए हो रहे हैं, या मोनोसाइट हो एक केंद्र का अनुपम, मोनो मतलब एक होता है, ठीक है ना। ये देखो ये इसमें एक कैरेक्टर, तो ये ट्रांसलेट की गड़बड़ है,
अब ये लोगों को ट्रांसलेट का अगर इल्म हो जाए, तो ट्रांसलेट का इल्म हो जाए ना, तो वो फिर सब जगह पर क्या है कि इसके बाद में ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है रक्त कणिका है, जो शरीर को सूक्ष्म जीवों व अन्य भारी पदार्थों से सुरक्षित रखती है। कौन सी होती है वो? कौन सी है? श्वेताणु, ठीक है ना। तो ये पता नहीं पट्टी का नाम क्या चीज है, ये जैसे मैंने भी पहली बार ये वर्ड देखा है, तो मुझे भी इंग्लिश वर्ड देखना पड़ेगा, किसी को बोल रहा है। आई थिंक ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट का कोई नया ट्रांसलेटर आ गया नहीं, तो ये ध्यान रखना, ये ट्रांसलेट की बड़ी गड़बड़ा होती है। इसी तरह आप उधर देखिए, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर, ये रुधिर थोड़ा दिख गया है, कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, छोटा हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है, संख्या बढ़ जाती है। देखिए, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, कुछ चीजें आप तभी सीखेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे। ये स्टडी का उसूल है, जानना। वो क्वेश्चन करता है, वही जो है वो सीखता है। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि आप टीचर से क्वेश्चन करें या फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ कंपटीशन में इसके दो मतलब, ठीक है ना। बल्कि ये भी उसमें हमारे तो है कि क्वेश्चन है ना, वो इल्म की कुंजी है, जानना। जो प्रश्न है वो प्रश्न इल्म की कुंजी होता है, क्या इल्म का ताला क्वेश्चन से खुलता है। तो यहाँ पर देखिए, हम जमीन पर रहते हैं, जमीन पर हवा का घनत्व जो है वो ज्यादा होता है, हवा काफी गहरी होती है जमीन के ऊपर, काफी घनी घनी हवा होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, हवा के डेंसिटी कम होती जाती है, घनत्व कम होता जाता है। हवा से मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, वैसे तो सारी हवा है, लेकिन अब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो अगर हम पहाड़ों पे जाएंगे, तो पहाड़ों पे जाने पर क्या होगा, पहाड़ों पर जाने पर हवा की डेंसिटी ऊपर जाने पर कम होती जाती है, तो ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ये बर्फ के पहाड़ों वगैरह पर, ये इसमें आप लोगों ने इन लोगों को देखा होगा कि ये ऑक्सीजन का टैंक लगा के जाते हैं। तो वो तो जमीन ही है ना पहाड़, वहाँ ऑक्सीजन का टैंक लगा के जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि ऊंचाई पर हवा की कमी है। हम मैदान में रहने वाले हैं, हम मैदान में रहने वालों में खून कम होता है, तो जितना खून होता है उतनी ऑक्सीजन पकड़ता है, उतनी ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो लगातार आप अगर कम ऑक्सीजन में रहोगे तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, जिसका नाम होता है एनोक्सिया। ये एनोक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें इंसान के सोचने समझने की क्षमता है, डिसीजन लेने का जो पावर है वो कम हो जाता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता क्लियर। इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पहाड़ पे जाने वाले लोगों की इस एनोक्सिया की वजह से मौत हो जाती है, क्योंकि वो फिर समझ नहीं पाते क्या करें, क्योंकि वहाँ बर्फ के तूफान भी आते हैं, अगर बिना ऑक्सीजन चला जाए तो। ठीक है, ये तो हो गई मैंने बात बताई उनके लिए जो कभी कभार जाते हैं, जमीन से चले गए ऑक्सीजन का टैंक। अब वो जो वहाँ रहने वाले हैं, वो रहने वाले जो है उनका क्या होगा, वो अब हर जगह तो ऑक्सीजन का टैंक लगा के तो बैठे नहीं रहेंगे। भाई हम लोगों को तो जाना है, चलो पहाड़ पे चलना है, 10-15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, या 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, जितने भी दिन है उतने दिन के लिए जाना है, फिर वापस लौट करना है।
आ जाना है। लेकिन जो बाहर से जो लोग रहते हैं तो ध्यान रखना, ये कुदरत का रूल होता है कि ऑटोमेटिकली अब वहाँ हवा कम है ना तो कुदरत हर चीज को बैलेंस कर देती है। तो अगर किसी चीज की कमी भी दी है, अल्लाह ने किसी के अंदर किसी चीज की कमी रखी है तो उसको कोई एक एक्स्ट्रा दिन मिलती है हमेशा। तो अगर वहाँ हवा की कमी है ऊपर तो इनका खून ज्यादा हो जाता है। खून का मतलब RBC उनमें ज्यादा हो जाता है, यानी आप पहाड़ी व्यक्ति जो है उसमें खून ज्यादा होगा हमारी तुलना में। RBC जो है उसके अंदर क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है। पहाड़ी व्यक्ति कोई भी होगा ना उससे जमीन में रहने वाले की तुलना में खून की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा खून होगा उसमें, ठीक है। और RBC की संख्या बढ़ जाएगी। और देखिए हमारे शरीर के अंदर ये पावर होती है कि वो लंबे समय तक अनुकूलित हो जाता है। ये जो सब चीजें है ना, ये गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, ये सिर्फ एक जो मीडिया है आजकल, मोबाइल है, एक न्यूज है, इनकी वजह से ये हुआ, अखबार वगैरह है, इनसे बैठ गया है। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था ये अखबार वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे ही गर्मी में काम करते थे। अब आजकल तो ये न्यूज वगैरह है, ये खौफ बना देती है। मतलब आप देखते हो कि मजदूर काम कर रहे हैं, इसी गर्मी में काम कर रहे हैं, और हमें घर से यहाँ तक आते हुए भी जो सोचते हैं कि हम निकले कि नहीं निकले। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी चीज को, ये मनुष्य के अंदर जो अल्लाह ने ये गुण दिया अनुकूलन, एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन का जो गुण है, इस एडेप्टेशन से अगर आप कोई भी मतलब चीज है उसमें आप गर्मी में काम करेंगे, धूप में निकलेंगे, तो धूप में निकलेंगे कुछ समय बाद आपका शरीर है वो धूप में रहने का आदी हो जाएगा, असर नहीं करेगा आपको, गर्मी का आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पंखे में रहने की आदत डाल देंगे, आपको कूलर के एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ एक आदत की बात है, मतलब ठीक है ना। तो आदत जब होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके के गर्मी वगैरह, सर्दी वगैरह। आपने अनुकूलन बना लिया तो आप बना सकते हो, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको थोड़े दिन, 2 या 5 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप उस माहौल के आदी हो जाओगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मजदूर को फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक मजदूर को गर्मी से नहीं फर्क पड़ता, आपको भी नहीं फर्क पड़ेगा। अगर अब आपने अपने शरीर को अगर अनुकूलन बना लिया, अनुकूलित बना लिया, गर्मी का अनुकूलित बना लिया तो आप गर्मी आपको कुछ नहीं कहेगी, सर्दी का अनुकूलित बना लिया तो सर्दी भी आपको कुछ नहीं कहेगी। तो ये जो चीज है, ये आप जो है इसको कर सकते। चलो ये फटाफट कुछ क्वेश्चन और है। कौन सा कथन सत्य है, पढ़िए। देखिए, श्वेताणु केंद्र रहित सारे के सारे नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। फिर वृद्धवत, ये आपको मैंने बता दिया था, ये इसका प्रतिस्थान होता है। नास्तिक केंद्र भी बोलते हैं इसको, ये जाके नष्ट होती है, ठीक है ना, ये RBC का नाम। फिर डिम्बाणु यानी श्वेत रक्तकणिका है, ये यकृत में बनते हैं क्या? नहीं, कुछ हद तक कभी कभार इमरजेंसी में RBC जरूर बन सकती है आपकी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे यकृत और ये
कि यहाँ दोनों ऑप्शन मिल जाए ना तो दोनों भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ एक जगह पर कुछ अपवाद स्वरूप यकृत भी यहाँ ऑप्शन में मिल सकता है आपको। और मान लो अगर स्प्लीन नहीं है ऑप्शन में और यकृत है तो फिर आप यकृत को राइट करेंगे, लेकिन कुछ ही केसेज में है वो। रेगुलर तो कौन होता है, स्प्लीन ही होता है। और रक्त बढ़ता कहाँ है, बनता किस जगह पर है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। फिर अकणित श्वेत कोशिका, यानी ये WBC की बात कर रहा है। ये WBC है, ये देखिए हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिस्टेरिन बनाती है क्या, स्रावित करती है क्या ये इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ क्या है, एंटीबॉडी बनाना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बनाना। अब आगे देखिए ये CAT का क्वेश्चन है 2023 वाले का। सामान्य रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है, बहुत कम होती है। कम ही नहीं, बहुत कम होती है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और अगर यहाँ RBC ऑप्शन होता तो क्या होता, RBC भी हम कर सकते थे, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं होने पर, हीमोग्लोबिन है तो फिर हीमोग्लोबिन ही करना है, फिर RBC भी नहीं करना अगर दोनों है। अब देखिए निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप देख लें कि ये सारे परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, उनके मैंने फोटो ली है। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन है, खाली प्रोटीन ही होता है क्या, हीमोग्लोबिन खाली प्रोटीन ही होता है। अरे भाई आपको कुछ बताया ना, प्रोटीन तो ये है सिर्फ ग्लोबिन, ये ग्लोबिन प्रोटीन है। इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है। अब देखो आप लोग ये पढ़ते नहीं होगा, ये सारी साफ हो जाएगी। ये बिना लिखाए, बिना नोट लिखाए करवाए हुई चीज अगर नहीं पढ़ी और क्वेश्चन नहीं किया आपने तो ये बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाएगी। 15 दिन बाद पता ही नहीं चलेगा। वो केमिस्ट्री तो फिर भी आपको आ जाएगी क्योंकि वहाँ नोट्स लिखाए हुए हैं। इसमें यहाँ आपको पता नहीं चलेगा। हीम का मतलब मैंने बताया था आयरन। तो आयरन और प्रोटीन दो चीज होती है इसके अंदर। हीमोग्लोबिन, प्रोटीन तो सिर्फ ग्लोबिन है। फिर आगे अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है बताएं। ये तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। अगला अब देखो ये RS का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन क्या है, जिसको नाम भी याद है कि हीमोग्लोबिन क्या है तो वो इसका उत्तर दे सकता है। ये देखिए इधर वाला, ठीक है ना। पटवारी की अभी भर्ती निकलने वाली है, बस 2-4 दिनों में भर्ती निकलने वाली है। उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है 2021 वाली। फटाफट क्या है, इधर उधर पहुंचाना। हालांकि ये बात सही नहीं है। शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना, इधर उधर का मतलब तो अब देखिए ये क्वेश्चन आया। अब ऐसी चीज निकलती है जो रह जाती है क्योंकि वो 10th लेवल पर नहीं होती। रह इसलिए जाती है कि अब हम सोचते हैं कि इतना डीप में नहीं पूछ जाएगा। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है ना। वैसे तो ये 100 मिली
या इसको डेसीलीटर भी कहते हैं। अभी ध्यान रखना, आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना हीमोग्लोबिन के, लैब में खून चेक करवा के आएंगे तो यहाँ DL लिखा हुआ होगा। और डेसीलीटर, डेसी मतलब 10वां हिस्सा, किसी चीज में 10 का भाग लगा दो, लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 में 10 का भाग लगा देंगे तो कितना होगा? 100 ml। तो बात तो एक ही है, लेकिन अभी डेसीलीटर लिखा हुआ, आप सोचेंगे ये तो 100 ml होता है, तो 100 ml और डेसीलीटर एक ही बात होती है, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें थोड़े से कंट्रोवर्सी है 13 से 18 में। जनरली कुछ जगह मेडिकल टर्म्स में आपको मिलेगा, जो पुरुष होते हैं, इन पुरुष में तो ये 14 से 16 मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा, और महिलाएं होती है उसमें आमतौर पे 13 से 15 मिलेगा। अब देखिए, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रिपोर्ट आप देखते हो ना, किसी लैब की रिपोर्ट देखना, हालांकि उनमें भी फर्क हो सकता है। अब ये जो आंसर है, अब आप ऑप्शन देख लें, इनके जो नजदीकी, समझ रहे हैं आप यहाँ कि जिनमें विवाद है ना, वो जो ऑप्शन देगा ना, वो उस कैटेगरी से बाहर वाले ऑप्शन देगा। देखिए, इसके अंदर कोई भी नहीं आता है, इसके अंदर सिर्फ कौन मैच करता है? हालांकि ये 13 से 18 हमने पढ़ा हुआ नहीं है, समझ लें आप, हमने ये याद किया। तो ये कितना हो गया? पूरे उम्मीद की बात करें तो 13 से 16 हो गया, ठीक है। हमने नहीं पढ़ा, हमने तो 13 से 16 पढ़ा, अब ऑप्शन में है नहीं 13 से 16। तो इस केस में 13 से 18 जो नजदीकी आंसर है। तो आपको कभी कोई ऐसी चीज मिले जिसकी वैल्यू में फर्क हो, तो फिर हमें इस तरह से देना चाहिए। चलो, ये लास्ट हीमोग्लोबिन का कौन सा दस्ता होता है? तो ये देखिए, इस तरह से हमने पढ़ा हुआ होगा। आगे इसमें ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है, तो ब्लड ग्रुप जब हम पढ़ेंगे उस समय